हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। आई होप कि आप घर पे अच्छे होंगे, टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। डाउट्स लगाकर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। इसी बीच जिसका हम लोग को सबसे ज़्यादा इंतजार था कि सीबीएसई की गाइडलाइन कब आएगी, सीबीएसई का पेपर का पैटर्न क्या होगा, सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस कितना रिड्यूस किया जाएगा। ये सारी चिंताएं जो थी वो समाप्त हो चुकी हैं और सिलेबस में जो मॉडिफिकेशन करना था सीबीएसई ने कर दिया है। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 16 थे। आई होप कि आपको ये पता होगा, मैंने स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर बताया था। उसमें से 2 चैप्टर सीबीएसई ने चेंज किए हैं। तो पहले हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं जानेंगे तो फिर टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, पेपर कैसे होगा ये भी ज़्यादा जरूरी है ना। स्ट्रेटजी के बिना कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो स्ट्रेटजी जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स इस बात का मान में जानना जरूरी है कि इस सिलेबस में 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। एक तो पॉलीमर हटा दिया गया है। आप बहुत खुश हो रहे हो, कह रहे होंगे सर आपने कहा था कि बहुत अच्छे चैप्टर है, अच्छा नंबर देता है, तो हटा दिया सीबीएसई ने। दूसरा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। कहेंगे सर आपकी संडे स्पेशल लाइव क्लास चलाने वाले थे। केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, ये दोनों चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पहली बात तो आपको इन 2 चैप्टर की स्टडी नहीं करनी है, मतलब ये बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं। इसके अलावा सीबीएसई ने कुछ कह लीजिए कि थोड़े पॉइंट्स पे ऐसे ही पॉइंट दे दिए हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने वाली स्थिति है कि बस भगवान से ये बनाता हूँ कि पेपर बनाने वाला या पेपर सेट करने वाला उस समय अपने साथ सिलेबस लेके रखे, कहीं उसके दिमाग में ये ना रहे कि सिर्फ कि लास्ट 2 चैप्टर से पेपर नहीं बनाने हैं, बाकी पेपर बनाने हैं। क्योंकि हर चैप्टर से छोटे छोटे 2-2, 3-3 टॉपिक हटाए गए हैं। ये तो 2 चैप्टर तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हटा दिए गए हैं कि चैप्टर नंबर पॉलीमर डिलीटेड, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ डिलीटेड, ये दोनों डिलीट कर दिया गया। बट इसके अलावा हर चैप्टर से छोटे छोटे टॉपिक डिलीट किए गए। अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पेपर बनाने वाला हो, जो सीबीएसई का मॉडिफिकेशन होकर के पेपर निकल रहा हो, उस समय वो बंदा इन 2 चैप्टर्स को छोड़ करके बाकी सारे चैप्टर से, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पेपर बना दे। तो एक ये संदेह की स्थिति बनी रहेगी हमेशा पेपर आने तक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टॉपिक हम छोड़ रहे हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, बट स्टार बना देंगे, नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। क्लियर, हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पेपर मॉडिफिकेशन के समय हम ही लोग हैं, जब हम लोगों को कोई पेपर देता है कि भैया जैसे एक चैप्टर का पेपर बना दो, तो हम पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, है? तो कहीं कहीं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं, ये भी दे देना चाहिए। अब टीचर कहाँ देखता है कि सिलेबस में कौन सा पॉइंट है या नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रॉड वे में दिमाग में यही आया कि ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो 2 चैप्टर तो डेफिनेटली हटा दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा जो हर चैप्टर है उन चैप्टर से छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि अभी आप सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन से 2 टॉपिक डिलीट किया है इन्होंने, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्रीवियस ईयर कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सोल्यूशन से एबनॉर्मल मोलर मास और वांटा फैक्टर, जो कि आईआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, उसको उन्होंने हटा दिया। यही मैं नहीं समझ पाता कि आखिर सीबीएसई क्या करना क्या चाहती है। बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा वहाँ क्या रह पढ़ेगा। तो फिलहाल क्या कहें, बोर्ड है, उसकी इच्छा, जो भी करना चाहे वो करे। बट वो टॉपिक होने चाहिए थे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आईआईटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ठीक है, देखते हैं। क्लियर है, सिलेबस 2 चैप्टर हटाए गए हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की संख्या अब 16 से हटा करके 14 हो गई है, मतलब 16 to 14 हो गई है। अब आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं, 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लियर, एकदम डाउट ही क्लियर है। अब दूसरी बात ये होती है कि सर और क्या क्या हटाया गया है। तो मैंने बताया कि हर चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, वो भी क्लियर है। जैसे कि अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें 2 टॉपिक हटाए गए हैं, एक एबनॉर्मल मोलर मास और दूसरा वांटा फैक्टर, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए ठीक है, ये तो हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करें हम आगे, और सिलेबस का फॉर्मेट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस समय कोविड पीरियड चल रहा है, तो सीबीएसई ये मानती है
कि आने वाले समय में आपको ऑनलाइन टेस्ट ही लेना पड़ेगा। परेशान हो जाएंगे, अरे सर ऑनलाइन टेस्ट। यस सर, जो सीबीएसई ने अपना पेपर फॉर्मेट दिया है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड दिया है और टोटली ये कहा है कि पेपर का फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन में होगा, जिसमें उन्होंने पूरे पेपर को, आपके केमिस्ट्री के पेपर को टोटल 2 पार्ट में बांट दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पार्ट में बांट दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी इन्होंने जो मार्किंग की है वो 35 मार्क्स की है और पार्ट बी में की जो मार्किंग की है वो भी कितनी की है, 35 मार्क्स की है। आएंगे सर ये क्या हो गया, तो 50-50% वेटेज दिया है। यहाँ पे जो पार्ट ए है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ये पार्ट बी जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, पेपर फॉर्मेट पहले की तरह नहीं रह गया, पेपर फॉर्मेट पहले से चेंज हुआ है। ठीक है, ये आपको ओएमआर प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि आप कहीं वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ ओएमआर मिलती है, वैसे ही ओएमआर प्रोवाइड की जाएगी। पार्ट ए में इन्होंने जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया डियर स्टूडेंट्स, 19 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, दैट इज टोटल 19 क्वेश्चन जो कितने बनाए हैं 1 मार्क्स के, तो 19 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अलावा इन्होंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रखे हैं, 5 क्वेश्चन रखे हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रखे हैं तो 10 मार्क्स ये हो गया। ठीक है, और 3 क्वेश्चन रखे हैं 3 मार्क्स के, तो इस तरीके से ये हो गया 9। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए पेपर फॉर्मेट में 3 क्वेश्चन रखे हैं 2 मार्क्स, ठीक है 6, तो अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने आ गए 35 और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, जरा देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 5 3, 19 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, तो कुल मिला के हो गए 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए में आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन से होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए सुनिए, ये 19 क्वेश्चन होंगे वो टिक मार वाले होंगे, अगर आपको आते हैं आपके टॉपिक बेस्ड होंगे कर ले जाएंगे। ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और ये जो 3 क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी बेस्ड होंगे। आपको किसी चैप्टर का एक टॉपिक दे देंगे, आपको चैप्टर का केस पता है कि नहीं पता है, केस स्टडी बेस्ड आपको क्या होगा, एक पैराग्राफ दे देगा, उस पैराग्राफ पे बेस्ड 3 क्वेश्चन दे देगा, उस पैराग्राफ पे बेस्ड आपको क्वेश्चन की एनालिसिस करके आंसर देना हो। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव पेपर सीरीज जो है वो कुल क्वेश्चन 26 है और मार्क्स कितने हो गए 30। कोई डाउट, कितने क्वेश्चन हुए 26 हो गए ऑब्जेक्टिव में। अब दूसरा होता है पार्ट बी में देखा जाए तो पार्ट बी उन्होंने कैटेगराइज किया है 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन, 2 3 और 5। यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं 2 नंबर के, 4 क्वेश्चन रखे हैं 3 नंबर के, तो कितने हो गए 8, और 3 क्वेश्चन रखे हैं 5 नंबर के। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 11। तो यहाँ क्वेश्चंस हो गए 11, मार्क्स हो गए 8, ये हो गए 12, ये हो गया 15, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 मार्क्स। मतलब आपकी बार सीबीएसई ने 50-50% खेल का गेम खेला है, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते थे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव आते थे। तो फॉर्मेट चेंज हुआ है टेस्ट, और ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, टाइपिंग टेस्ट पे होगा। तो इसलिए अपनी स्पीड भी बनानी है हमको, कंप्यूटर पे टाइपिंग भी सीखनी है, मतलब अपनी लाइफ को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है धीरे धीरे। ठीक है, अब ऑनलाइन पेपर कैसे देते हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट कैसे होता है, ये सब हम सीखेंगे, डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट सीखेंगे। लेकिन अभी पेपर का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस कर लिया हमने कि पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे,
जिसमें कि 19 क्वेश्चन टिक मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो असर्शन रीजन बेस्ड होंगे, 3 क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे। एक पैराग्राफ दे देगा, उस पर 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कितने आएंगे, 26, और वो 35 मार्क्स के। और पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, और ये जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 11 क्वेश्चन ही होंगे। तो 26 और 11 कितना हो गया, 26 और 11 अगर आप काउंट करेंगे तो 26 + 11 दैट इज 37। तो आपके बोर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, टोटल 37 क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर है। सब्जेक्टिव के पेपर्स को घटाया है, मतलब मार्किंग स्कीम में नहीं, कभी मार्किंग स्कीम 50% का रखा है। मतलब आप जितना मेहनत यहाँ करेंगे उतनी मेहनत आपको यहाँ भी करनी है। ठीक है। तो हमें आज से एक स्ट्रेटजी अपनी बदलनी है कि हमें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना है। लेकिन अब सुनिए, यहाँ कई बच्चे हैं कि नीट IIT के चक्कर ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप बोर्ड पढ़ रहे हैं तो NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो पेपर फॉर्मेट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पेपर फॉर्मेट के लिए मैंने बताया, और कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको पेपर का फॉर्मेट, सिलेबस चेंज ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जो चैप्टर्स में छोटे छोटे पॉइंट्स हटाए गए हैं उनके बारे में मैं जैसे चैप्टर पढ़ाता जाऊँगा, आप मेरी आदत जानते हैं कि मैंने चैप्टर का पहले डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि चैप्टर में सिलेबस में क्या क्या है, पेपर फॉर्मेट क्या आता है उससे। तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, उसको सही कर लेंगे हम लोग। तो इसको सही कर लीजिएगा। अब पेपर का फॉर्मेट क्लियर हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 26 और 11 37, 50-50% का वेटेज है दोनों में। पेपर कैसे आएगा ये क्लियर हो गया, स्ट्रेटजी समझ में आ गई। उसी तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है। चलिए, अब मैं आप कहेंगे सर संडे क्लास क्या चलाएंगे आप, तो संडे में देखिए बायोमॉलिक्यूल है, तो बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो लोग पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े वो मेरे साथ चलेंगे, है ना। तो हम लोगों ने, मैंने ये डिसाइड किया है कि अब संडे सिलेबस क्योंकि आ गया, ठीक है, तो अब संडे सेकेंड बुक चलाएंगे। बाकी मंडे टू सैटरडे हम लोग इस लॉकडाउन की कंडीशन में क्या चलेगा, सीधे सीधे फर्स्ट बुक चलती रहेगी। ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये अब मेरे लाइव आने का टाइम भी हो गया, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि क्या सिलेबस है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको डाउट्स का पढ़ा था, उसमें कुछ बच्चों का कुछ डाउट्स थे, उनको मैं यहाँ क्लियर करूँ। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर वोलाटाइल लिक्विड्स और नॉन वोलाटाइल में डिफरेंस बता दीजिए। तो बहुत क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था, एक लाइन में समझिए। द सबस्टेंस विच हैव ए टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेट, कोई भी सबस्टेंस जिसकी टेंडेंसी होती है इवेपोरेट होने की, उसे क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। और द सबस्टेंस विच हैव नॉट टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेट, जिसकी टेंडेंसी नहीं होती इवेपोरेट होने की, उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। जैसे ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, सुक्रोज। तो जस्ट जो भी सबस्टेंस आपको लगते हैं कि वो इवेपोरेट नहीं हो सकते हैं, और इनकी खासियत क्या होती है कि इनका जो प्रेशर होता है, कहेंगे पी नॉट आया, पी नॉट क्या होता है, जल्दी बताइए। पी नॉट मैंने बताया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वो हमेशा कितना होता है, 0। अरे सर ये क्या बोलती है भैया, वेपर प्रेशर इनका 0 होगा ही होगा, क्योंकि ये तो वेपराइज ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं वेपराइज होने की। लेकिन यहाँ देखा जाए वोलाटाइल लिक्विड्स को, अगर वोलाटाइल लिक्विड्स की बात करें तो आपका H2O है, बेंजीन है, ठीक है, टॉलिन है, C6H5CH3 है, ठीक है। इसके अलावा आपका अदर लिक्विड्स, इथेनॉल मान लीजिए, C2H5OH है, अदर लिक्विड्स, ये सब किस में आएंगे, वोलाटाइल लिक्विड्स में। इसलिए मैंने ये बोला कि सिलेबस में है, अक्सर आएगा आपका। ये टॉलिन है, टॉलिन क्या है, टॉलिन। तो वोलाटाइल लिक्विड्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है, क्लियर। द सबस्टेंस विच हैव नॉट टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेज, इनके पी नॉट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। इनके पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, कभी नहीं 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये इवेपोरेट हो रहे हैं, तो इनका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है। तो वेपर प्रेशर के बारे में इनके देख लेते हैं, क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर।
चलिए, ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए, क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, वेपर प्रेशर जो होता है जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना लो होगा। कहेंगे सर कैसे? भैया आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट उसे कहते हैं जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो द टेम्परेचर एट विच द कंपोनेंट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, आपको ये पता होगा कि वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स उतनी तेजी से बॉयल होगा, है कि नहीं। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के रेसिप्रोकल होता है। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा, दो लिक्विड ए और बी हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? जल्दी बताइए, किसका बॉइलिंग पॉइंट नियरेस्ट है? 25 के नियरेस्ट ये है, सबसे किसका होगा? यूँ कह लीजिए, ए और बी दोनों लिक्विड का टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो आपसे पूछे कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, ये ध्यान रखना। जैसे इन दोनों में अगर मुझसे कोई पूछे ए और बी में से कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है, तो मैं सीधे बोलूँगा सर सब्सटेंस ए मोर वोलेटाइल देन क्या सब्सटेंस बी। मतलब वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है? कम होता है, ये ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उनकी वोलेटिलिटी उतनी ही क्या होगी? कम होती जाएगी। मतलब उनकी वेपरेट करने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट होता है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के रेसिप्रोकल होता है। अगर दो लिक्विड दिए हुए हैं और इन दोनों का पूछेंगे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों में किसका ज़्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ज़्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और पूछे कि ए और बी में कौन ज़्यादा मोर वोलेटाइल है, तो सिंपल सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कल हम लोग राउल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अब सिलेबस क्लियर हो गया है। हाँ, कल से थोड़ा सा वीडियो लेक्चर मेरा करीब 1 घंटे का हो जाएगा, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि क्या करें अब सिलेबस क्लियर हो चुका है, तो अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, तो बट स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको टॉपिक छोड़ दिए जाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा क्या आपको पेपर फॉर्मेट क्लियर हो गया, स्ट्रेटजी दिमाग में बना लीजिएगा। हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, मैं शेड्यूल देखता हूँ। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात हो जाए तो ठीक है, लाइव क्लासेस की बात हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं प्रयास करूँगा कि आपको हफ्ते में एक दिन सैटरडे या फ्राइडे जो भी डेट डिसाइड करते हैं डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और उससे क्या होगा कि आप लाइव आकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूँ जो कि चैप्टर वाइज होगा। जैसे कि हम सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, तो आपको 3 दिन का समय देता हूँ, सॉलिड स्टेट को अच्छे से पढ़ लीजिए। आज है वेडनेसडे, है ना, तो ठीक क्या करिए, आज वेडनेसडे, आज और थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन तैयारी करिए। देखते हैं सैटरडे को लेके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सैटरडे को क्वेश्चन के साथ आते हैं और तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लगेंगे। ऐसा रीजन के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सैटरडे एक स्पेशल दिन देंगे हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करने को, क्योंकि अब जो है पेपर फॉर्मेट क्लियर हो चुका है और अब ये पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव को देना ही देना है, तो हम उसको लेके चलें, स्ट्रेटजी बना के चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको और जल्दी एनर्जेटिक होकर पढ़ा पाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।